हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैसेस लॉ के अंदर जो एक नया टॉपिक ऐड करने वाले हैं, उस टॉपिक में भी हम गैस की ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लॉज में नहीं है, लॉज में भी ना होकर फिर भी एक ये लॉ है, इंडिविजुअल लॉ है, उन कंबाइंड लॉ में नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी कुछ जो हैं बातें हमारी गैस को लेकर ही हैं, गैसेस मिक्सचर को लेकर ही हैं और कुछ एप्लीकेशंस को लेकर है। तो हम इस लॉ को आज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। लॉ का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि डाल्टन के द्वारा दिया गया लॉ। पार्शियल मतलब इंडिविजुअल, किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये लॉ? ये लॉ क्या कह रहा है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। इफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग, जब दो या दो से ज़्यादा जो केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, ऐसी गैसेस एक ही वेसल में रख दी जाएं, देन द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर, और उस वक्त जो टोटल प्रेशर उस मिक्सचर के द्वारा लगेगा इज सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स दैट ईच गैस वुड एक्सर्ट, वह उन सब के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होना चाहिए जब वो इंडिविजुअल गैस उस कंटेनर में प्रेजेंट हो। आई होप नहीं समझ में आई होगी, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर तो इसको देख ही सकते हैं। ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हाइड्रोजन नाम की गैस है, इसमें एक गैस फिल कर रखी है, इसका प्रेशर है 50 mm। गॉट इट? ये दूसरा कंटेनर है, इस दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन गैस जो है वो फिल कर रखी है, प्रेशर है 100 mm। रिमेंबर दैट ये इन दोनों गैसेस, इस गैस का प्रेशर है, ये इस गैस का प्रेशर है, तो इनको पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। किसको कहा जा रहा है पार्शियल प्रेशर? इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जा रहा है। अब जो सोचने वाली बात है, ये एक और कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमने दोनों गैसेस इकट्ठी कर दी, यानी जितनी अमाउंट ये थी, जितनी अमाउंट ये थी, दोनों उठाकर मैंने इस कंटेनर में डाल दी। तो मेरे पास अब यहाँ जो प्रेशर टोटल आएगा, यानी अब दोनों इकट्ठी हो गई तो प्रेशर तो अब सम अप होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब जो प्रेशर आएगा वो इन दोनों के मिक्सचर का प्रेशर होगा, और जो मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो इन दोनों के अलग अलग प्रेशर का ही सम होगा। 50 + 100 = 150 mm। बात कुछ पल्ले पड़ रही है? अगर कोई गैस इंडिविजुअली अपना प्रेशर लगा रही है, मीन्स उसका पार्शियल प्रेशर, दो अलग अलग गैस हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बहुत सारी हैं, जब वो अलग अलग जितना प्रेशर लगा रही हैं और उन सबको अगर इकट्ठा किसी कंटेनर या वेसल में कर देते हैं, तो उन सब का जो प्रेशर रहेगा वो टोटल प्रेशर हो जाएगा। और टोटल प्रेशर कैसे मिलेगा? हम उनके पार्शियल प्रेशर का सम करके ऐसा प्राप्त कर सकते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कह रहा है कि प्रेशर टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अब इसको पार्शियल प्रेशर बोल रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड सो ऑन। जितनी गैस आप लेना चाहेंगे उन सबके पार्शियल प्रेशर्स का क्या होगा? ये सम। सो दिस इज द डाल्टन्स लॉ। अब इस डाल्टन लॉ की यहां तक ही यूटिलिटी नहीं है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यूटिलिटी में आती हैं, जिनका हम यूज करते हैं, जिनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो बेटा, इसकी पहली एप्लीकेशन है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। देखिए, मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो मोस्टली हम गैस का जो प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो ड्राई गैस तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन वो कंप्लीटली ड्राई है या नहीं है इसका हमें कैसे पता चले? वो ह्यूमिड हो सकती है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है, तो ड्राई गैस तो नहीं है। तो ड्राई गैस का हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए भी यह पार्शियल प्रेशर हमारी बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? देखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड ट्यूब रखी गई है, इस टब में वाटर फिल है, इन्वर्टेड ट्यूब में से हमने गैस को ब्लोन किया। अब ये गैस जब यहाँ से रिलीज होकर इस खाली ट्यूब में, यानी कि जो ट्यूब जिसमें जहाँ तक पानी चला गया उसके बाद जो खाली है, वहाँ पर गैस इकट्ठी हो गई, लेकिन ये गैस जो है ये ड्राई नहीं रही, क्योंकि ये कहाँ से होकर निकली है? ये वाटर में से। तो इसमें वाटर वेपर्स भी हो गई, जैसे कि एटमॉस्फेयर बारिश के मौसम में होता है, हवा में नमी होती है,
तो इस गैस में दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, यानी इस पोर्शन में गैस भी है और वाटर वेपर भी। हम इसको बोलेंगे मॉइस्ट गैस, क्योंकि यहाँ पर वाटर कंटेंट भी है। तो मॉइस्ट गैस में से ड्राई गैस की कैलकुलेशन कैसे की जाए, इसके लिए पार्शियल प्रेशर हमारी हेल्प करता है। कहता है कि अगर मॉइस्ट गैस का प्रेशर हमें जानना है तो ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन हमें देखनी है। वन मोर थिंग, व्हाट इज एक्वस टेंशन? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, पानी के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर एक्वस टेंशन कहलाता है। तो ड्राई गैस का निकालने के लिए हमें क्या मिलेगा? प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट माइनस में एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन ऑफ वाटर इज गिवन, आपको मिलेगा ये जब भी कभी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ऐसी मिलेगी तो आपको पानी का जो प्रेशर है वो उस वक्त वहां दिया गया होगा, और टोटल प्रेशर यानी कि प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर और द मॉइस्ट गैस, तो आप आसानी से उस वक्त वहां पर प्रेजेंट ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन हमारे लिए किसी भी ड्राई गैस की प्रेशर को कैलकुलेट करने में भी हमारी हेल्प कर रही है। कह रहे हैं कि whenever a gas is collected over water, जब भी कोई गैस पानी के ऊपर इकट्ठी होती है, it is moist, वो नमी वाली होती है। The total pressure exerted by the gas is equal to the pressure of the gas, जब वहां पर कोई प्रेशर लगाया जा रहा है वो किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ गैस प्लस में प्रेशर ऑफ वाटर, दैट इज एक्वस टेंशन। तो ये समअप है हमारी पहली एप्लीकेशन का, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के द्वारा हमें मिलती है। इस कंटेंट पे बेसिस पे हमारे बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनके साथ भी डील करेंगे। उससे पहले हम सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी इन द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी इंडिविजुअल गैस का अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करें? सपोज मान लिया हमने कि एक कंटेनर में, सपोज वी टेक ए बी सी, हम 3 गैसेस ले रहे हैं, ए बी एंड सी इन अ कंटेनर। These are non-reactive, केमिकली नॉन रिएक्टिव बोल सकते हैं हम, ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, केमिकली नॉन रिएक्टिव हैं, एंड ईच गैस कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस। हर एक गैस को हम कैसी गैस मान लें? आइडियल गैस। ठीक है, अगर हर एक गैस को हमने आइडियल गैस मान लिया तो फॉर गैस ए, एक गैस के ए के लिए हम क्या लिखेंगे? PV इज इक्वल टू NRT। भाई हर एक गैस को हमने आइडियल गैस माना है तो PV NRT क्या बन जाएगा? PAV NART। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगी, एक ही कंटेनर में रहेंगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल रहेगी, वॉल्यूम तो सेम रहेगी सबकी, लेकिन प्रेशर और नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए। नंबर ऑफ मोल चेंज क्यों हो गए? क्योंकि तीनों गैसेज अलग अलग हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मैंने ले ली किसी कंटेनर में, सपोज मैंने यहाँ पर ABC जो है वो मैंने A को मैंने बोल दिया ऑक्सीजन, B को मैंने बोल दिया नाइट्रोजन और C को मैंने बोल दिया हाइड्रोजन। तो इनकी वॉल्यूम तो इस कंटेनर की वॉल्यूम ही रहेगी, मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर और नॉन रिएक्टिव है, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो डिफरेंस है और तीनों का प्रेशर भी डिफरेंस है। तो हमारे पास जो चेंज होगा वो सिर्फ यही होगा। तो PBV इज इक्वल टू NBRT। इनको बेटा रीअरेंज करके चलेंगे तो प्रेशर हमें चाहिए, तो PA इज इक्वल टू NART बाई V। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। ऐसे ही इसको रीअरेंज करके चलेंगे, PB इज इक्वल टू NBRT बाई V। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ऐसे ही फॉर C गैस के लिए भी लेंगे,
PCV इज इक्वल टू NCRT, इसको भी रीअरेंज करेंगे, PC इज इक्वल टू NCRT बाई V। बात समझ में आ रही है? यहां तक सबको समझ में आ गया? और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू DLPP यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रेशर टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। यही हमने सीखा था अभी कि जितनी भी नॉन रिएक्टिव गैसेस किसी कंटेनर में हैं उन सबके पार्शियल प्रेशर का सम ही होता है टोटल प्रेशर। PA की जगह मैं इसकी वैल्यू रख देती हूँ, मैंने वैल्यू रखी NART बाई V। PB की जगह पर मैंने इसकी वैल्यू रखी NBRT बाई V और C की जगह पर मैंने वैल्यू रखी NCRT बाई V। इन तीनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा RT, तो RT को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया? Na प्लस NB प्लस NC, ये चीजें अंदर रह गई। ये सब कुछ किसके बराबर है? P टोटल के बराबर है। अब ये देखिए यहां तक हमें क्या मिल रहा है? PT RT बाई V और Na प्लस में NB प्लस में NC। अच्छा, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 4 मानकर चलिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार इसको लिख लीजिए ताकि मैं इसको साफ करके रब करके आगे काम करवाऊं। देखो अभी अभी हमने इक्वेशन निकाली, PT इज इक्वल टू RT बाई V, Na प्लस में NB प्लस में NC। आपने इसको इक्वेशन नंबर 4 बोला था, अभी अभी हमने इसको किया था। इस इक्वेशन नंबर 4 को यानी कंपेयर करेंगे, या डिवाइड बोल दीजिए या कंपेयर बोल दीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4, आप इक्वेशन 4 को टू फर्स्ट पहली वाली इक्वेशन से। पहली वाली इक्वेशन क्या है? देखो यहाँ पर फिलहाल ब्लैक बोर्ड पे नहीं है सामने, लेकिन आपने अभी अभी लिखी है। तो पहली इक्वेशन PA के लिए थी, PA इज इक्वल टू NART बाई V, ठीक है। तो अब इसको मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ? PT अपॉन में PA। आप इसको डिवाइड बोल सकते हैं, आप इसको कंपेयर बोल सकते हैं। RT बाई V ये पहले वाले का है, Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। इसको कौन डिवाइड कर रहा है? देखो ध्यान से, RT बाई V तो उसके पास भी था और Na था, ठीक है ना। RT बाई V और उसके पास भी था, Na भी था, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास PT अपॉन PA इज इक्वल टू Na प्लस में NB प्लस में NC ओवर Na, ये बच रहा है। इस चीज को देखकर कुछ याद आ रहा है? इस चीज को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इस बात को हमने मोल फ्रैक्शन नाम दिया था। अगर आपको ध्यान हो तो अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं इस तरीके से उसका मोल फ्रैक्शन निकालूंगी, Na अपॉन में Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। तो दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, कंपोनेंट A जो भी है कोई भी है, तो दिस इज 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन। तो PT अपॉन में PA इज इक्वल टू 1 ओवर XA, है ना। XA क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसका है? A कंपोनेंट का। अच्छा, इसको मुझे रीअरेंज करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि PA इज अपॉन में PT इज इक्वल टू XA। ये मैंने रीअरेंज कर दिया। तो मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो PA इज इक्वल टू XA इंटू में P टोटल। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड द पार्शियल प्रेशर। आप ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अगर मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कंसेप्ट से किसी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर जानना चाहती हूँ तो मुझे मोल फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, टोटल प्रेशर का पता होना चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली मैं B का निकाल सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू में P टोटल। सिमिलरली मैं C का भी निकाल सकती हूँ, PC इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन C इंटू में P टोटल। मैं तीनों गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर जो है इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो दिस इज द मोस्ट एडवांटेज और मोस्ट एप्लीकेबल एप्लीकेशन ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स काम करते हैं। काफ़ी बच्चों को ये चीज़ें जो हैं वो याद नहीं है, लेकिन ये जो मोल फ्रैक्शन टर्म है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट्स में। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट विद द टोटल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन।
ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर से ही हमने इसको किया है। जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबके मोल्स के साथ हम उस कंपोनेंट के मोल्स को डिवाइड करके जो रेशियो निकालते हैं उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे ही अगर मुझे XB के निकालने हो तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा NB अपॉन में NA प्लस में NB प्लस में NC। ऐसे ही मुझे XC के निकालने हो तो NC अपॉन में NA प्लस NB प्लस NC। ठीक है, तो ये मैं तीनों के मोल फ्रैक्शंस यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगी। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल हैं तो भी मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकती हूँ, और अगर डायरेक्टली मोल दे रखे हैं तो डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करके भी निकाल सकती हूँ। बेटा यहाँ पर एक ही गैस के लिए हमने कंपेयर किया, हम किसी भी गैस का जानना चाहते हैं हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर मुझे B के लिए जानना है तो मैं कंपेयर करूंगी सेकेंड इक्वेशन से, C के लिए जानना है तो मैं कंपेयर करूंगी थर्ड इक्वेशन से। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यू राइट इट एंड वी जस्ट डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक। आइए पहला सैंपल क्वेश्चन है जो हमारा सॉल्व्ड क्वेश्चन है आपकी बुक का, पेज नंबर 5/28 पर है। इसको एक बार देखते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है स्टेटमेंट, मैं एक बार स्टेटमेंट आपको बताती हूँ कि 38 ml ऑफ द गैस इज कलेक्टेड इन अ वेसल। ठीक है, 38 ml की जो गैस है वो कलेक्ट की गई है किसी वेसल पे और वेसल के अंदर, और उस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है वो 746.5 जो है mmHg हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अब उसकी वॉल्यूम बताइए। अगर हम उसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं तो उसका जो फाइनल प्रेशर बनेगा वो 760 mm बनेगा, और जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारे पास 0 डिग्री रहेगा। तो अब आप उसके अंदर उसकी वॉल्यूम के अंदर चेंज बताइए। तो सबसे पहली बात उन्होंने एक बात और बोली है कि हमारे पास जो फाइनल गैस है, यानी कि जब हम फाइनल प्रेशर निकाल रहे हैं तो वो गैस ड्राई गैस है और आपको एक्वस टेंशन दिया गया है। एक्वस टेंशन आपको क्वेश्चन में मिला है 26.5। ये पानी का प्रेशर है 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको अभी अभी मैंने डाल्टन्स लॉ ऑफ एप्लीकेशन में करवाया था कि अगर आपको ड्राई गैस निकालनी है तो मॉइस्ट, सीधी सी बात है, बात क्वेश्चन में मॉइस्ट गैस की बोल रहा है तो ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर हो गया। मॉइस्ट में से आप किसको रिमूव कर दीजिए, एक्वस टेंशन को रिमूव कर दीजिए। तो जो भी प्रेशर आपका आएगा, दिस इज द प्रेशर फॉर ड्राई गैस, ये ड्राई गैस का आएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम अब इस पे कंडीशंस हमें मिल गई, हमें सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल निकालना है, बाकी वेरिएबल हमारे पास गिवन है। वेरिएबल कैसे निकलेगा देखते हैं। जैसे कि आपको पता है जब हमारे पास किसी गैस के लिए कंडीशंस काम कर रही हैं तो डाल्टन्स लॉ ने सीधे से ही एक बात कही थी, assume that each gas is an ideal gas। तो आइडियल गैस लगाइए ना, अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए, सीधी सी बात है। अगर सभी गैसेस आइडियल गैस हैं तो हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन कंडीशंस हैं तो गिवन और फाइनल कंडीशंस के लिए कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी? P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2, ये वाली इक्वेशन लगेगी। इस इक्वेशन में हमें जो चीज चाहिए उसको एक तरफ रख के बाकी सबको एक तरफ लेके आते हैं। हमें V2 चाहिए, V2 को यहीं छोड़ दिया, हमें क्या मिला? P1 V1 T2 और T1 और P2। ठीक है, अब सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं। P1 कितना मिला हुआ है? 720 यूनिट्स के साथ लिखते हैं ताकि पता चलता रहे कि हम कौन सी यूनिट को कैंसिल कर रहे हैं। V1 कितना है? 38 ml। ठीक है, T2 कितना है? 273 केल्विन। अब अपॉन में क्या जा रहा है? T1, T1 कितना है? 300 केल्विन। मल्टीप्लाइड में P2, P2 कितना है? 760 mm ऑफ Hg। हमें V2 निकालना है तो यूनिट्स कौन सी कैंसिल होगी? mm कैंसिल हो गया, केल्विन कैंसिल हो गया, ml बचा। सीधी सी बात है, हमारी यूनिट कौन सी रहेगी? ml रहेगी। नाउ वी सॉल्व ऑल दिस, देन वी गेट 72.76 ml ऑफ द वॉल्यूम विच हैविंग द प्रेशर P2 दैट इज ऑफ द ड्राई गैस। तो यहाँ पर अप्लाई तो एप्लीकेशन हुई है, एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई हुई है? यहाँ अप्लाई हुई है, क्योंकि जो प्रेशर बुक में क्वेश्चन में दे रखा है वो प्रेशर है मॉइस्ट गैस का, लेकिन हमें प्रेशर चाहिए ड्राई गैस का। तो हम वहां से क्या रिमूव करेंगे? ये है एक्वस टेंशन।
ये एक्वस टेंशन है यानी कि प्रेशर ऑफ वाटर है, इसको यहाँ से हटा देंगे तो एप्लीकेशन काम कर रही है, और एप्लीकेशन अगर काम कर रही है तो हमने फुलफिल अपना आंसर यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। इसको राइट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड एप्लीकेशन पे देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर से किस तरह से रिलेट है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ नियोन डाइऑक्सीजन मिक्सचर contains 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियोन। बेटा दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ नियोन, ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा अभी बताते हैं। इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, दोनों गैसेस को एक कंटेनर में इकट्ठा करके डाला है तो मिक्सचर बना, उस मिक्सचर का प्रेशर किसी सिलेंडर में कितना है 25 बार है, मिक्सचर का प्रेशर है, यानी कि टोटल प्रेशर आप इसको बोल सकते हैं। What is the partial pressure of dioxygen and neon in the mixture? यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नियोन। तो सबसे पहले देखिए हमें अमाउंट मिली हुई है, और जबकि हमने अभी अभी जो एप्लीकेशन की थी उस एप्लीकेशन में हमारे पास इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होना चाहिए था ए और बी का, मोल फ्रैक्शन होना चाहिए था और टोटल प्रेशर, इन तीनों का ही तो रिलेशन बन रहा है। पार्शियल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन हमें नहीं मिला, अभी कुछ नहीं दे रखा, टोटल प्रेशर हमारे पास 25 बार है। तो इस मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हम इस गिवन मास को मोल फ्रैक्शन तक लेके जाएं। तो सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन की तरफ लीड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल सबसे पहले आप निकालेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का अमाउंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास, डिवाइड करके क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल। ऐसे ही किसके नंबर ऑफ मोल निकाल दिए, नियोन के, नियोन के नंबर ऑफ मोल भी हमें मिल गए, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल भी मिल गए। अब मोल फ्रैक्शन क्या बताया था मैंने आपको कि टोटल मोल्स, अगर मुझे ऑक्सीजन के निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाला, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, 0.21। अब जैसे पहले से पता है कि मोल फ्रैक्शंस जितने भी कंपोनेंट हो, 1 2 3 कंपोनेंट, सबका सम 1 होता है, तो हमें ये पता है कि अगर मैं नियोन के मोल फ्रैक्शन निकालूंगी तो 1 में से अगर मैं ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन माइनस करती हूँ तो मुझे नियोन के मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। कितने मिले मुझे नियोन के मोल फ्रैक्शन, 0.79। अब यहाँ तक की कहानी से हमें दो चीजें मिल चुकी हैं, हमें टोटल प्रेशर मिल चुका है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट मिल चुके हैं। अब हमारा मेन जो एम है वो है पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना। रिलेशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू में टोटल प्रेशर। अभी अभी सेकंड एप्लीकेशन से किया है, मोल फ्रैक्शन पुट किया, टोटल प्रेशर पुट किया, हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियोन, टोटल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन यहाँ पर पुट किया, टोटल प्रेशर यहाँ पे पुट किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन हमारे सामने आ गया। तो ये जो न्यूमेरिकल था ये सेकंड एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल था और पहले वाला जो था वो फर्स्ट एप्लीकेशन पर एप्लीकेबल था। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के साथ ये दो एप्लीकेशंस भी हमने की और दो न्यूमेरिकल्स भी हमने किए। आप इनकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो उसको डाउट सेशन में हम क्लियर करेंगे।